अनुमानित तौर पर देश में 52% से 55% ओबीसी आबादी है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट 350 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जहां तक राज्यों की बात है तो राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी 45 से 50% मानी जाती है। बिहार में ईबीसी प्लस ओबीसी का यह समीकरण करीब 63% से ज्यादा माना जाता है और इसी तरह महाराष्ट्र में ओबीसी आबादी करीब 35% से 38% और तमिलनाडु में 45% से 50% और कर्नाटक में 35 से 40, मध्य प्रदेश में 45, राजस्थान में 40 से 45 और गुजरात में करीब 40% ओबीसी आबादी है। इसको बताने का मकसद, ये पूरा डेटा बताने का मकसद ये है कि ओबीसी वोट बैंक क्या क्या कर सकता है किसी राजनीतिक दल के लिए। अब ये आंकड़े अपने आप में ये कहानी कह रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक किसी भी पार्टी की तकदीर बदल सकता है। तो राहुल अब किसी भी कीमत पर ओबीसी वोटर को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं और ये जो अभियान है, मुहिम है, ये पिछले 2-2.5 साल से चल रही है। जब हम पुरानी संसद में थे और फिर नई संसद में आए, उस बीच में आपने इस बहस को देखा होगा। उसी बीच में महिला आरक्षण आया, तब ये कहा गया कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी वोट आरक्षण अलग दिया जाए। ऐसे तमाम बड़ी बहस रही। राहुल गांधी ने वो जो मोर्चा है वो लंबे समय से उठा रखा है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने ये वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों खोया और अब बीजेपी ने इसे उन क्षेत्रीय दलों से अपने हाथ में ले लिया या यूं कहें हथिया लिया। जातियों के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होता है, इस बात को समझने के लिए याद करिए 90 का वो दशक, जब मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। ये वो वक्त था जिसके बाद यूपी और बिहार में कई क्षेत्रीय दल ओबीसी वर्ग के वोट से मजबूत होते गए। फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 25% ओबीसी वोट मिला, वहीं बीजेपी को 19% ओबीसी वोट हाथ आया, जबकि क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा 49% ओबीसी कोटे का वोट हासिल हुआ। फिर 2009 तक ओबीसी वोट का बंटवारा कमोबेश ऐसे ही चलता रहा। फिर 2009 में कांग्रेस का शेयर 24, बीजेपी का 22% और दूसरे दलों का 42% तक रहा। लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक के सामने ओबीसी वोटों का गणित पूरी तरह बदल गया।